हेलो। तो आज हम आ चुके हैं अपने एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे नीट बायोलॉजी के बारे में और ये जो कोर्स होगा ये हमारे फाउंडेशन वाले बच्चों को डेडिकेटेड होगा। तो इस कोर्स में हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सेल बायोलॉजी से। एनसीईआरटी के अंदर इसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन हम इसको सेल बायोलॉजी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं सेल के बारे में। जैसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि सेल क्या है, तो आप मुझसे तुरंत पूछते हो कि सर आप किस सेल की बात कर रहे हो, आप किस सेल की बात कर रहे हो। बहुत सारे सेल होते हैं। एक सेल केबिन में होता है, दूसरे सेल हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, तीसरे सेल आपके पुलिस स्टेशन में होते हैं। ठीक है, एक सेल कोचिंग में जहां पर फीस लेते हैं वहां भी एक सेल होता है। एक सेल कोचिंग के अंदर जहां पर बुक्स मिलते हैं वहां भी सेल होता है। आप किस सेल के बारे में बात कर रहे हो? तो मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि मैं बायोलॉजिकल सेल के बारे में बात करता हूं। बायोलॉजिकल सेल क्या होते हैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो आप पूछते हो कि सर ये बायोलॉजिकल सेल, इसका मतलब कि आप सेल के बारे में जानना चाह रहे हो जो बॉडी की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और क्या होती है आपकी बेसिक यूनिट होती है। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे ही मैं पूछता हूँ बच्चों को कि सेल के बारे में क्या है, तो कहते हैं कि सर सेल जो है वो क्या है, लाइफ की बेसिक यूनिट है। क्या है सेल? सेल क्या है? सेल जो है लाइफ की क्या है, वह बेसिक यूनिट है। ठीक है, ये बच्चे बोलते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ, तो क्या बच्चे बोलते हैं कि सेल क्या है, वह लाइफ की क्या है, बेसिक और क्या है, फंडामेंटल या फंक्शनल या स्ट्रक्चरल क्या है, यूनिट है किसकी, लाइफ की। बात समझ में आ गया? ये रटा रटाया डेफिनेशन होता है जो बच्चे क्या करते हैं, बताते हैं। लेकिन हमें सेल का एक्चुअल मीनिंग समझना है कि सेल एक्चुअल में होते क्या हैं। तो आज मैं आपको सेल की एक्चुअल मीनिंग समझाने जा रहा हूं। समझते हैं इस चीज को, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात ये होता है, जैसे अगर मैं पूछूं कि सेल के बारे में पूछूं, तो ये जो आप बताते हो ये एक डेफिनेशन आप बताते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूं, मैं ये पूछूं कि एक सेल बनने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, या एक कंप्लीट सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो उसको कंप्लीट बनाते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, तीन ऐसी चीजें होती हैं। क्या होती हैं? तीन रिक्वायरमेंट होते हैं किसके लिए, सेल के लिए। ये तीन रिक्वायरमेंट जिस भी सेल के अंदर होगा वह सेल कंप्लीट सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वह सेल कंप्लीट सेल कहलाएगी। अभी कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है इसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं इस चीज को, देखिए ध्यान से। तो ये तीन रिक्वायरमेंट में क्या आपको ध्यान रखना है, देखो ध्यान से। अगर कोई सेल है तो पहली रिक्वायरमेंट होती है उसके पास क्या होने चाहिए, उसके पास क्या होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाउंड्री होनी चाहिए। सेल बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाउंड्री होनी चाहिए। बात समझ में आ गया? दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, सेल बनने के लिए जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वह क्या है, वर्क प्लेस की। क्या है ये? वो वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब सेल बनना है तो बाउंड्री होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वर्क प्लेस होना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, कंट्रोलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंट्रोलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंट्रोलर होने चाहिए। बात समझ में आ गया? तो जिस भी सेल के अंदर ये तीन रिक्वायरमेंट रहेंगे, क्या, बाउंड्री, वर्क प्लेस और क्या, कंट्रोलर। बाउंड्री, वर्क प्लेस और क्या, कंट्रोलर। वह सेल आपकी क्या कहलाएगी, कंप्लीट सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वह कंप्लीट सेल कहलाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सेल बनने के लिए तीन रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी? बाउंड्री, वर्क प्लेस और कंट्रोलर। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, बायोलॉजिकल सेल के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, बायोलॉजिकल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या बायोलॉजिकल सेल के अंदर भी यही रिक्वायरमेंट होती है? मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल।
कोई भी सेल हो, चाहे बायोलॉजिकल सेल क्यों ना हो या आपके नॉर्मल बैंक वाली या पुलिस स्टेशन वाली सेल क्यों ना हो, इनके पास यही 3 रिक्वायरमेंट होंगे। क्या? बाउंड्री, वर्क प्लेस और क्या? कंट्रोलर। हालाँकि चूँकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा-सा बायोलॉजिकल टर्म में समझते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से। अगर आप बात करो किसके बारे में? बायोलॉजिकल सेल की बात करो। किसकी बात करोगे अगर आप बायोलॉजिकल सेल की बात करोगे? किसकी बात करोगे? किसकी आप बात करोगे? अगर आप बात किसकी करोगे? बायोलॉजिकल सेल की करोगे। किसकी करोगे? अगर आप कहते हो कि सर बायोलॉजिकल सेल में क्या-क्या रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है? सुनो ध्यान से। अगर कोई सेल एग्ज़िस्ट करेगी या कंप्लीट एग्ज़िस्ट करेगी, तो उसके पास बाउंड्री होने चाहिए। आपको ध्यान रखना है, बाउंड्री के तौर पर हम किसको लेंगे? सेल मेम्ब्रेन को लेंगे। किसको लेंगे? सेल मेम्ब्रेन को लेंगे। किसको लेंगे? सेल मेम्ब्रेन को लेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट, सेल के पास क्या होने चाहिए? वर्क प्लेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्क प्लेस होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, वर्क प्लेस के तौर पर हम किसको लेंगे? साइटोप्लाज़्म को लेंगे। किसको लेंगे? साइटोप्लाज़्म को लेंगे। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंट्रोलर। क्या होने चाहिए? कंट्रोलर। कंट्रोलर के तौर पर हम किसको लेंगे? डीएनए। किसको लेंगे? डीएनए। देख लें। अगर किसी भी बायोलॉजिकल सेल के पास किसी भी बायोलॉजिकल सेल के पास अगर ये 3 कंपोनेंट होगा, तो वह सेल कंप्लीट सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वह सेल कंप्लीट सेल कहलाएगी। क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है, अगर किसी सेल के पास इस ब्रह्मांड के जितने भी सेल होते हैं, अगर उनके पास 3 रिक्वायरमेंट 3 चीज़ें होंगी, तो वह सेल क्या कहलाएगा आपका? कंप्लीट सेल कहलाएगा। कौन-कौन से? देखिए ध्यान से। पहला क्या उनके पास? बाउंड्री के तौर पर क्या होने चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होने चाहिए। बाउंड्री के तौर पर क्या होने चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होने चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, वर्क प्लेस के तौर पर क्या होने चाहिए? साइटोप्लाज़्म होने चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट, कंट्रोलर के तौर पर क्या होने चाहिए? डीएनए होने चाहिए। ये 3 रिक्वायरमेंट होते हैं एक कंप्लीट सेल बनने के। बात समझ में आ गया? ये 3 रिक्वायरमेंट होते हैं एक कंप्लीट सेल बनने के। अगर ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, तो यह सेल कंप्लीट सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कंप्लीट सेल कहलाएगी। तो हम इसको क्या कहेंगे? आज से क्या कहेंगे? इसको हम कंप्लीट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम कंप्लीट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम कंप्लीट सेल कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं? क्या ध्यान रखने हैं? कंप्लीट सेल किसे कहेंगे? नंबर 1 क्या हो उसके पास? वर्क प्लेस के तौर पर क्या हो? साइटोप्लाज़्म। दूसरा, बाउंड्री के तौर पर क्या हो? सेल मेम्ब्रेन। तीसरा, कंट्रोलर के तौर पर क्या हो? डीएनए। अगर ये रिक्वायरमेंट हैं, वह सेल क्या होगा? कंप्लीट। अब यहां से क्वेश्चन उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है कि सर बाउंड्री के तौर पर आप सेल मेम्ब्रेन को क्यों ले रहे हैं? सेल वॉल को भी तो ले सकते हैं। सेल वॉल को भी तो ले सकते हैं। सेल वॉल को क्यों नहीं लिए? तो मैं हमेशा कहता हूं, देखो ध्यान से, हम यहां पर बाउंड्री के तौर पर उसे ही लेंगे जो क्या हो? यूनिवर्सल हो। मतलब जो दुनिया के हर एक सेल में मिलेगा, उसी को हम कंसीडर करेंगे। अब मुझे आप बताओ, क्या सेल वॉल दुनिया के हर एक सेल में मिलता है क्या? आप कहोगे सर नहीं। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं मिलता है। सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता है। तो सेल वॉल मिलता कहाँ है? सेल वॉल प्लांट सेल में मिलता है, बैक्टीरियल सेल में मिलता है, फंगस सेल में मिलता है। बात समझ में आ गया? एल्गी में मिलता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होता है। जब सेल वॉल अब्सेंट है, तो हम इसको यूनिवर्सल नहीं मान सकते हैं। इसलिए जो यूनिवर्सल होगा, वो क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि दुनिया की कोई भी सेल मेम्ब्रेन के बिना अधूरी है। बात समझ में आ गया? तो आपको क्या ध्यान रखना है? बाउंड्री के तौर पर हम किसको कंसीडर करेंगे? सेल मेम्ब्रेन को, न कि सेल वॉल को। इसका अगर कोई रीजन पूछेगा, तो आप बता देना कि सेल वॉल यूनिवर्सल नहीं है, जबकि सेल मेम्ब्रेन
यूनिवर्सल है। ठीक क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? अब हम आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर कंट्रोलर के तौर पर डीएनए क्यों लिए? कंट्रोलर के तौर पर आप न्यूक्लियस भी तो ले सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस डीएनए के अंदर कि आपको कंट्रोलर के तौर पर डीएनए लेना पड़ा? फिर से वही बात मैं कहता हूँ, मुझे आप बताओ, क्या दुनिया के सारे सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है क्या? आप फिर से बोलोगे सर नहीं। अगर आप बात करोगे किसकी के प्रोकैरियोट के बारे में तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये न्यूक्लियस केवल और केवल यूकैरियोट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस केवल और केवल यूकैरियोट सेल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब लेकिन डीएनए दुनिया के सारे सेल के अंदर क्या होता है आपका? डीएनए क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब दुनिया के सारे सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है तो डीएनए को ही हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर के तौर पर कंसीडर करते हैं, न कि न्यूक्लियस को। बात समझ में आ गया? अब ये 3 अगर क्वालिटी, प्रॉपर्टीज, गुण जिसको आप कहते हो, मिल जाएँगे, तो वह सेल कंप्लीट सेल हो जाएगा। और आपको पता है अगर कोई सेल कंप्लीट होता है, कोई सेल कंप्लीट होता है, तो वह क्या करता है? कोई सेल अगर कंप्लीट होता है, तो वह फ्री एक्जिस्टेंस शो करता है। क्या शो करता है वह? फ्री एक्जिस्टेंस शो करता है। बात समझ में आ गया? इसको रियल लाइफ में भी आप उतार सकते हो। अगर कोई व्यक्ति कंप्लीट होता है, तो वह इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस शो करता है। वह किसी के ऊपर किसी भी काम के लिए डिपेंड नहीं होता है। ठीक उसी तरह जिस भी सेल के पास ये 3 प्रॉपर्टीज मिलती है, कौन-कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, कौन-कौन सी? साइटोप्लाज्म और तीसरी डीएनए। वह सेल आपकी कंप्लीट सेल मानी जाती है। और सेल अगर कंप्लीट होती है, तो वह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है। क्या शो करती है वह? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है। इसका मतलब कि वह किसी भी कार्य के लिए बाकी अन्य सेल पर डिपेंड नहीं होती है। ऐसी सेल को हम कहते हैं क्या? कंप्लीट सेल। बात समझ में आ गया? तो कंप्लीट कौन बना रहा है? कंप्लीट वह 3 रिक्वायरमेंट बना रहे हैं। कंप्लीट वह 3 रिक्वायरमेंट बना रहे हैं। ठीक है? लेकिन समस्या यह भी है कि दुनिया के सारे लोग कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी तरह दुनिया की सारी सेल कंप्लीट नहीं हो सकती। तो आप मुझसे पूछते हो सर कोई ऐसा सेल भी है जो इनकम्प्लीट है? मैं कहता हूं हाँ, है ना। कौन-कौन से? आइए चर्चा उसकी करते हैं। तो हमारे पास कुछ सेल ऐसे हैं जो सेल तो हैं लेकिन इनकम्प्लीट हैं। वो इनकम्प्लीट कैसे हैं? क्यों हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूँ किसका? मैच्योर आरबीसी का। किसका बात करूँ मैं? मैच्योर आरबीसी की बात करूँ। किसकी बात करूँ मैं? मैच्योर आरबीसी। तो जैसे ही मैं नाम लेता हूँ किसका? मैच्योर आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? मैच्योर आरबीसी के बारे में। तो मेरे दिमाग में ये बात निकल कर आती है कि ये आरबीसी सर एक सेल है, तो इसके पास क्या होगा? बाउंड्री के तौर पर सेल मेम्ब्रेन तो होता ही होता है। बाउंड्री के तौर पर सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके पास साइटोप्लाज्म भी होता है। वर्क प्लेस के तौर पर क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी होता है। लेकिन इसके पास कंट्रोलर के तौर पर किसके तौर पर? कंट्रोलर के तौर पर इसके पास ना ही डीएनए है, ना ही न्यूक्लियस है। ना ही डीएनए है, ना ही न्यूक्लियस है। अभी मैंने कहा कंप्लीट होने के लिए कितने रिक्वायरमेंट होंगे? 3 रिक्वायरमेंट। कंप्लीट होने के लिए कितने रिक्वायरमेंट होंगे? 3 रिक्वायरमेंट। कौन-कौन से? सेल मेम्ब्रेन, दूसरा दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा डीएनए। लेकिन इस मैच्योर आरबीसी को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन कंट्रोलर के तौर पर डीएनए या न्यूक्लियस नहीं है। इस वजह से ये सेल तो है लेकिन कंप्लीट सेल नहीं है। ये कैसा है? ये इनकम्प्लीट सेल है। कैसा है ये?
इनकम्प्लीट सेल है। कैसा है ये आपका? इनकम्प्लीट सेल। कैसा है ये आपका? इनकम्प्लीट सेल है। कौन? मैच्योर आरबीसी। जब आरबीसी यंग था, जब आरबीसी यंग था तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी था, साइटोप्लाज्म भी था और कंट्रोलर के तौर पर डीएनए भी था। लेकिन जब यह मैच्योर हुआ, जब यह मैच्योर हुआ तो धीरे-धीरे कर कर इस आरबीसी से सारे सेल ऑर्गेनल्स निकल गए। सारे सेल ऑर्गेनल्स जब निकल गए तो उसके साथ-साथ न्यूक्लियस भी निकल गया। न्यूक्लियस के साथ-साथ डीएनए भी निकल गया और ये आरबीसी कंप्लीट होने के बाद भी इनकम्प्लीट बन गया। बात समझ में आ गया? तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या प्लांट के अंदर कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है? कोई प्लांट के अंदर भी ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो इनकम्प्लीट होने का एग्ज़ाम्पल बन सकता है? मैं कहता हूँ हाँ, बिल्कुल। आओ देखते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा-सा। अगर आप बात करोगे किसके बारे में? इन प्लांट के बारे में बात करोगे। अगर आप इन प्लांट के बारे में बात करोगे, इसके बारे में बात करोगे, प्लांट के बारे में बात करोगे। बात समझ में आ गया? तो आपको क्या पता चलेगी? आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि प्लांट के अंदर क्या होते हैं आपके ट्यूब ट्यूब सेल होते हैं। क्या होते हैं आपके? ट्यूब ट्यूब सेल होते हैं। क्या होते हैं प्लांट के अंदर? ट्यूब ट्यूब सेल होते हैं। अब इस ट्यूब ट्यूब सेल की खास बात ये होती है कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन तो है, इनके पास सेल मेम्ब्रेन तो है, इनके पास साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन इनके पास कंट्रोलर के तौर पर इनके पास कंट्रोलर के तौर पर डीएनए नहीं है। अब मैंने कहा कंप्लीट होने के लिए, क्या होने के लिए? कंप्लीट होने के लिए 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर भी न्यूक्लियस या आरएनए सॉरी न्यूक्लियस या डीएनए नहीं है। जब नहीं है तो यह सेल कंप्लीट नहीं हो सकता। इस सेल को भी हम इनकम्प्लीट सेल में काउंट करते हैं। अब समस्या ये उठती है, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर कंप्लीट और इनकम्प्लीट होने से सेल को क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर सेल कंप्लीट होगा तो वह इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। वह अपने किसी भी एक्टिविटी के लिए किसी भी अन्य सेल पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब सेल इनकम्प्लीट होता है जब सेल इनकम्प्लीट होता है तो वह अपने लाइफ एक्टिविटी के लिए अन्य सेल पर डिपेंड होता है। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप पूछ सकते हो सर कोई और एग्जांपल हो सकता है क्या जो इनकम्प्लीट सेल का एग्जांपल हो? आइए आगे थोड़ी सी बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो अगला बात करोगे तो आपके सामने आता है वायरस। क्या आता है? वायरस आता है। क्या आता है? वायरस। अगर वायरस की बात करोगे आप तो वायरस के पास ध्यान रखना, वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। फिर क्या है सर? इसके पास साइटोप्लाज्म भी नहीं है। इसके पास कंट्रोलर के तौर पर केवल और केवल डीएनए है या तो आरएनए है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर कंप्लीट होने के लिए कंप्लीट होने के लिए 3 रिक्वायरमेंट थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए।
जिन के पास डीएनए नहीं था उसको हमने इनकम्प्लीट सेल मान लिया था। अरे यहाँ पर तो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है, केवल और केवल डीएनए है। तो सर आप मुझे बताओ ये लिविंग सेल अगर है तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा? ये कंप्लीट सेल होगा या इनकम्प्लीट सेल? तो आपको ध्यान ये रखना है, ये वायरस सेल बनने लायक ही नहीं है। जब यह सेल बनने लायक ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता कि सर ये कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। सर क्या बात कर रहे हो? जब ये सेल बनने लायक नहीं है तब ये क्या इसको कहते हैं? ध्यान से आप बात समझिएगा। हम वायरस को सेल के अंदर कंसिडर ही नहीं करते हैं। इसको हम ए सेलुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको ए सेलुलर मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? ए सेलुलर मानते हैं। ए सेलुलर का मतलब क्या? कि इसके पास सेल ही नहीं है, ये सेल बनने लायक ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन वही है, सेल बनने के लिए, कंप्लीट सेल बनने के लिए रिक्वायरमेंट 3 थी। उन 3 में से अगर 2 भी फुलफिल हो रहा था तो उसको हम इनकम्प्लीट मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो केवल और केवल एक ही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। इस वजह से इसको हम सेल भी नहीं मानते हैं। इसको हम एसेलुलर मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? एसेलुलर मानते हैं। बात समझ में आ गया? और कोई एग्जांपल समझ सकता है क्या? अगला एग्जांपल क्या है? वॉयरॉइड। क्या एग्जांपल है? वॉयरॉइड। क्या एग्जांपल है? वॉयरॉइड। सर ये वॉयरॉइड क्या होता है? आगे समझाता हूँ अभी। वॉयरॉइड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? वॉयरॉइड्स की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, थोड़ी-सी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने मैच्योर आरबीसी के बारे में बात किया, हमने ट्यूब सेल के बारे में बात किया, हमने वायरस के बारे में बात किया। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? वायरॉइड के बारे में। ये वायरॉइड क्या होते हैं? थोड़ा-सा बात करते हैं। ठीक है? तो आइए समझते हैं वायरॉइड क्या है? सेल है, अगर सेल है तो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? बात समझ में आ गया? आइए, हमने जब वायरस को देखा तो पता चला इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। इसके पास साइटोप्लाज्म भी नहीं है। इसके पास डीएनए भी नहीं है। आप बोल रहे हो तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, डीएनए नहीं है, तो क्यों पढ़ा रहे हो सर फिर? खास बात है, इसके पास केवल और केवल क्या है? आरएनए है। क्या है? केवल और केवल आरएनए है। अब मुझे आप बताओ क्या यह सेल बनने लायक है या नहीं है? तुरंत आप बोलोगे कि सर सेल बनने के लिए 3 रिक्वायरमेंट थी। सेल बनने के लिए 3 रिक्वायरमेंट थी, यहाँ तो तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये भी सेल बनने लायक नहीं है। जब सेल बनने लायक नहीं है, तो क्या आप कह दोगे? इसको आप एसेलुलर कह दोगे। क्या कह दोगे? इसको आप एसेलुलर कह दोगे। बात समझ में आ गई क्या? तो आपके पास एसेलुलर होने के टोटल 3 एग्ज़ाम्पल हो गए। फिलहाल अभी मैंने 2 बताया है। एक होता है वायरस, दूसरा होता है वॉयराइड और तीसरा होता है प्रियॉन्स। तीसरा क्या होता है? प्रियॉन्स होता है। सर ये प्रियॉन्स क्या होता है? आप भी इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगली बात हम करने वाले हैं किसके बारे में? प्रियॉन्स के बारे में। किसकी बात करेंगे? प्रियॉन्स के बारे में। जब हम प्रियॉन्स को देखना शुरू किए, क्या देखना शुरू किए? प्रियॉन्स को देखना शुरू किए, तो पता चला इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, इसके पास साइटोप्लाज्म भी नहीं है, इसके पास डीएनए भी नहीं है, इसके पास आरएनए भी नहीं है। तब सर इसके पास क्या है? न डीएनए है, न आरएनए है, न सेल मेम्ब्रेन है, न साइटोप्लाज्म है। आखिर है क्या इसके?
मैं कहता हूँ इसके पास कुछ नहीं है सिवाय एक के। आप कहते हो सर वह एक क्या है? वह एक कुछ और नहीं बल्कि प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मतलब कि जो आपका प्रियॉन्स होता है उसके पास ये कुछ नहीं होते हैं, केवल और केवल उसके पास प्रोटीन के क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन के क्रिस्टल होते हैं। बात समझ गए क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? ये वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स के बारे में। इसके बारे में वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स के बारे में। आप ध्यान इतना रखो फिलहाल, ठीक है? अगला डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसपे हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है? तो आज क्लास इतने रखते हैं, बाकी बातें कल करते हैं।